नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम के द्वारा लिए गए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पेपर के बारे में, जो हुआ था 7 जनवरी 2017 को। इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको आज मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा पटवारी के लिए भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम आपको देना होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा गया है एक प्रारूप कोशिका में अंगक गोल्जिकाएं पाए जाते हैं, यानी गोल्जी बॉडी कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एक सेल के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए और क्रोमोसोम मिलते हैं। तो दोस्तों, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन मिलते हैं, ठीक है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और आपके सेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रकार का सेल ऑर्गन है, राइबोसोम सेल ऑर्गन है, ये सब पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब पूछा गया है वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का अंतरण होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये एक रॉड है, इसके हम एक पार्ट को जब गर्म करते हैं तो हीट दूसरे पार्ट तक पहुंच जाती है। दोस्तों, यह पहुंचती है कंडक्शन के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्शन। अब आपके और डाउट में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन। जैसे कि आप मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें आपने मान लीजिए पानी भर लिया है, ठीक है। इसको आप नीचे से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, नीचे वाला पार्ट गर्म होना चालू हो जाता है। जैसे यह गर्म होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यह ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला भारी घनत्व वाला पार्ट जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पानी जो है गर्म हो जाता है। तो यह एक कन्वेक्शन का उदाहरण यानी संवहन का उदाहरण होता है। रेडिएशन की बात करें दोस्तों, तो रेडिएशन दोस्तों जैसे कि यूवी लाइट का सूर्य से पृथ्वी की ओर आना, यह एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। इसमें दोस्तों रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएंगी। और इसके बाद दोस्तों आता है एवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण। बाष्पीकरण में क्या होता है दोस्तों, बाष्पीकरण में पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे कपड़ों का सूखना, ठीक है, कपड़ों का सूखना या फिर फर्श का सूखना, यह बाष्पीकरण के एग्जाम्पल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टर से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय दोनों बचाते हैं कहलाते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं कल्टीवेटर, ठीक है। कुदाल क्या होता है दोस्तों? कुदाल एक प्रकार का फावड़ा होता है। हल क्या होता है? हल का काम जुताई करने के लिए किया जाता है। और हैरो का काम दोस्तों जो खेत की असमान मिट्टी होती है उसको एक जैसा करने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा कल्टीवेटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है, ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं। दोस्तों, आपको पता है कवक और बैक्टीरिया दोनों क्या होते हैं? लाइव होते हैं, ठीक है, यानी उनमें जीवन होता है। दोस्तों, लाइव के लिए एक शब्द का यूज़ करते हैं, वो होता है बायो, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमारा बायो लगा होना चाहिए, बायोविडिसाइड, ठीक है। यह हमारा आंसर हो जाएगा बायोविडिसाइड। बायो का मतलब होता है लाइव, लिविंग, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, वस्तु का क्षेत्र क्या है उस पर निर्भर करती है, और जो सोर्स है ध्वनि का और श्रोता की दूरी इस पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों? वो होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के पर निर्भर नहीं करती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रजातियां जो पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है, दोस्तों उनको बोला जाता है विलुप्त प्रजातियां, यानी अब पृथ्वी पर उनको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। अन्य
दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, लुप्त प्रजातियां। दोस्तों जो विलुप्त होने की बिल्कुल कगार पे होती हैं, बाउंड्री पे होती हैं, उनको बोला जाता है लुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों स्थानिक प्रजातियां एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो किसी खास पर्टिकुलर एरिया या जोग्राफिकल एरिया में मिलती हैं, उनको बोला जाता है स्थानिक प्रजातियां। और वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, यदि इनका विशेष ध्यान नहीं रखा गया तो यह लुप्त हो जाएंगी। लुप्त होने के बाद यह बाद में विलुप्त भी हो सकती हैं। ठीक है। तो इससे इस तरह से आपको मैंने चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे समान अग्निशामक क्या होते हैं? दोस्तों सबसे कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं बटर फायर। ठीक है। फायर ब्रिगेड इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वे इनसे संबोधित किए जाएंगे, यानी जो इमेज हम किसी स्क्रीन पर ले सकें दोस्तों वो हमेशा रियल होते हैं। ठीक है। आप रियल इमेज को ही किसी पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक होते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर किस फॉर्म में होगा? कॉपर प्रेजेंट होगा आयन के रूप में। ठीक है। तो आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे बिजली के कंडक्शन के लिए, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयंस। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कॉपर के अंदर रहते हैं, यह कंडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? दोस्तों इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। कब रिफ्लेक्शन बोलते हैं और कब डिस्पर्शन बोलते हैं, कब इंटरनल परावर्तन बोलते हैं, वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक मान लीजिए एक प्लेन मिरर है। ठीक है। प्लेन मिरर में जैसे ही कोई रे लाइट की आती है इससे टकराकर वापस चली जाती है। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मान लीजिए कोई ग्लास है। ठीक है। इसमें दोस्तों जब भी रे आती है, मान लीजिए यह लाइट की रे आ रही है, इसका कुछ भाग इससे टकराकर वापस चला जाता है और कुछ भाग ग्लास में प्रवेश कर जाता है और वह मुड़ जाता है। ठीक है। ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल तो वही हो जाएगा, यदि कोई ग्लास में हम कोई सिक्के को रखते हैं तो हमें वह ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर सूर्य नीचे चला जाता है तब भी हमको ऐसा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है। ये इसका सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यह क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों एक वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। जब किसी यह पिरामिड से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों इंद्रधनुष का बनना। ठीक है। इंद्रधनुष का बनना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। या आप देखें सीडी डेस्क होती है तो वह चमकती है, वो क्यों चमकती है दोस्तों? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण चमकती है। अब बात करते हैं इंटरनल रोटेशन के बारे में, यानी आंतरिक परावर्तन क्या होता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई हीरा है। ठीक है। हीरे में जब दोस्तों लाइट की रे एंटर करती हैं तो उनका क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता रहता है। मान लीजिए लाइट आई, यहाँ पे टकराई, वापस यह दोस्तों होता क्या है, इसमें अंदर ही अंदर परावर्तन होता रहता है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीरे का चमकना। ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको चारों ऑप्शन भी क्लियर कर दिए हैं, कौन से को क्या बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हार्ट यानी हृदय किन में नहीं होता है। आप जानते हैं दोस्तों कुत्ते में हार्ट होता है, मेढक में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हाइड्रा हो जाएगा। और कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें
परिसंचरण तंत्र यानी हार्ट नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, जेलीफिश और कृमि। ठीक है, इन सब में भी हार्ट नहीं पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। धूमकोरा संयोजन है, यानी स्मोक का किससे मिलकर बना होता है। स्मोक दोस्तों धुआं और कोहरे से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ग्रंथिकाओं के साथ नाइट्रोजन यौगीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, यह पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में की जो रूट होती हैं उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी नाइट्रोजन प्लांट को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है दोस्तों, इसमें आती है दोस्तों मटर, दालें जो आप जानते हैं वो सभी दालें इसमें आती हैं, और सोयाबीन इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। खाद्य वस्तु जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को बोलते हैं निर्जलीकरण। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी जो भी दाल या कोई चीज़ होती है इनको हम धूप में रख देते हैं। धूप में क्या होता है, वाटर एवोपरेट हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, और हमारा जो भी सामान है वह पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस में घर्षण हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, आप यदि आप सोचें कि कोई मशीन चल रही है, उसके कोई पार्ट है, उसके पार्टों में यदि घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होगा दोस्तों तो उसका पार्ट भी डैमेज होगा। डैमेज होगा तो वह ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वह एक मूविंग पार्ट है, तो इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। और ये आंसर क्यों नहीं होंगे, सड़क पर चलना इतना हानिकारक नहीं है, वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना वो भी इतना हानिकारक नहीं है, और कागज पर कलम द्वारा लिखना ये भी इतना हानिकारक नहीं है जितना कि मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन पर यदि घर्षण होता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। दोस्तों HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब जिंक के साथ होती है तो दोस्तों बनता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, यह आपको याद रखना होगा। इस प्रकार हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है गलत कथन को चुनिए। इसमें दिया गया है भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारत में जो निर्माण में सामग्री होगी वह हल्की होना चाहिए। बिल्कुल सही है भैया। निर्माण में भारी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। झटके झेलने के लिए उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। और अग्निशमन उपकरण आसानी से उपलब्ध हो, हाँ होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक लगाया और यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव। दोस्तों दबाव का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। दबाव का फॉर्मूला होता है डेंसिटी उस द्रव की, और ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन और डेप्थ। ठीक है, डेप्थ यानी गहराई। तो कोई भी द्रव जो दबाव लगाता है वह तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक करता है घनत्व पर, एक करता है एक्सेलरेशन पर, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर यानी गुरुत्व एक्सेलरेशन पर, और डेप्थ पर। जैसे जैसे किसी पानी में हम नीचे जाते हैं तो उसका दबाव बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गहराई के साथ बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यह प्रेशर किसके समानुपातिक होगा, डी के। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे बोला गया है इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगती, वह किसका मिश्र धातु होता है। यानी स्टील किस चीज से मिलकर बना होता है। दोस्तों स्टील को दोस्तों आयरन में हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कार्बन मिला लेते हैं। ठीक है, और कुछ अन्य मेटल या अन्य धातु भी मिला लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यह आयरन
का एक मिश्र धातु है। अब बात करते हैं निम्न में कौन घर्षण न्यूनतम करता है। ठीक है, हमको दोस्तों घर्षण को कम करना है। ठीक है, घर्षण कैसे कम हो सकता है? जब हम पृष्ठों के बीच पहियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह कोई रोड है, मान लीजिए यह कोई सड़क है। ठीक है, ये कोई व्हीकल है, उसके यह पहिए हैं। ठीक है दोस्तों, यह पहिए का उपयोग करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, पहिया घूमता है और जो भी गाड़ी है वह आगे बढ़ती है। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसमें स्लाइडिंग और जो खींचने का काम है वो कम हो जाता है, बढ़िया पहिया घूमता है और आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है? घर्षण कम होता है। तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित जीवों में किस में कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक जीव संदूषित है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए यह कोई तालाब है। तालाब में दोस्तों यह जलीय पादप है, यानी जलीय प्लांट है जो जल के अंदर नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, इनको खाने वाला कौन होगा दोस्तों? इनको खाने वाला होगा छोटी मछली। ठीक है, इनको कौन खाएंगी? स्मॉल फिश इनको खाएंगी। ठीक है, अब स्मॉल फिश को दोस्तों कौन खाता है? बड़ी फिश खाती है। किसी तालाब में जो बड़ी मछली होगी वह इन छोटी मछलियों को खा जाएगी। इन छोटी मछलियों को कौन खाता? को बड़ी मछली ने खाया। और इन बड़ी मछलियों को कौन खाएगा दोस्तों? इन बड़ी मछलियों को पक्षियां खाएंगे। ठीक है, इन बड़ी मछलियों को पक्षियां खाएंगे। ठीक है, आप मान लीजिए यह डीडीटी से संदूषित है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी कंसंट्रेशन जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम अधिकतम राशि कहाँ किस में देखने को मिलेगी? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पक्षियों में। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, यह 10 गुना बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होगा? जो हमारी आंख के अंदर रेटिना लेयर होती है, ठीक है, जो इमेज बनाती है दोस्तों, वह इमेज बनती है इन्वर्टेड, उल्टी बनती है, लेकिन हमको सीधा दिखाई देता है। सीधा कैसे दिखाई देता है? यह उल्टी प्रतिबिंब हमारे ब्रेन द्वारा सीधी कर ली जाती है और हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों चंद्रमा का छोटा सा भाग जो क्रिसेंट होता है वो हमको दिखाई देता है, सबसे छोटा होता है, इसको बोलते हैं बालचंद्र। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बालचंद्र। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं? हमको पता है दोस्तों एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 6 घंटे के लिए उसमें कितने मिनट होंगे दोस्तों? 6 × 60, तो हमारा आंसर आएगा 360 मिनट। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 360। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि? दोस्तों आप जानते हैं कोल्ड एंड फ्लू यानी वायरल फीवर जब होता है दोस्तों वह वायरस के कारण होता है। और आपको एक बात याद रखनी होगी, जो भी एंटीबायोटिक होते हैं वह केवल बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर काम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक है दोस्तों यह 25 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दी हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इनको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार फिर आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।